नमस्कार, स्वागत है आपका। तैयार हो जाइए एक नए सियासी दंगल के लिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड की बारी है। महाराष्ट्र में एक चरण में इस बार मतदान कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। दिन है बुधवार, वीकेंड पर नहीं, सैटरडे संडे पर नहीं, बल्कि बुधवार को। जी हाँ, वीकडे में इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की तैयारी की है ताकि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में मतदाता चुनाव में हिस्सा ले सकें। ये नहीं कि इलेक्शन के दिन छुट्टी का ऐलान हुआ और वीकेंड पे कहीं घूमने निकल गए, वोट डालना भूल गए। ऐसा इस बार ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने मिड वीक में यानी बुधवार के दिन चुनाव करवाने का फैसला किया है। 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर यानी चुनाव के ठीक 3 दिन बाद महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। अब तक झारखंड में कई वजहों से 2 से ज़्यादा चरणों में चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को और कॉन्साइज किया है, क्रिस्प किया है और इस बार झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान झारखंड में 13 नवंबर को होगा, यानी पहले चरण में 13 नवंबर को, जिसमें झारखंड की 43 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड के भी नतीजे 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में भी चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। यानी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के नतीजे एक ही दिन 23 नवंबर को आएंगे। इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव का भी ऐलान किया गया है। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होंगे। इनमें यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव है। हालांकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर को छोड़कर, जी हाँ, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, विधानसभा सीट जिससे समाजवादी पार्टी को के जो उम्मीदवार हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने इस बार अयोध्या का मुकाबला जीता था, वही मिल्कीपुर सीट से विधायक रहे थे। लेकिन चूंकि वो सांसद का चुनाव जीत गए, तो उनकी जगह खाली हुई सीट पर जो चुनाव होना था उसके लिए घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कोई कोर्ट केस है जिससे लेकर उस सीट के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। बाकी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो हैं वो 13 नवंबर को होंगे। राहुल गांधी की सीट वायनाड, जिसे उन्होंने छोड़ दिया। राहुल गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव में रायबरेली को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया। वायनाड से भी उन्हें जीत मिली, लेकिन उन्होंने वायनाड से खाली की। उसके लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जबकि लोकसभा की नांदेड़ सीट जो महाराष्ट्र में आती है, उस पर वोटिंग 20 नवंबर को होगी। यानी इस सीट का भी, नांदेड़ का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है वो 20 नवंबर को होगा। यानी चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि मतदान हो तय समय पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मतदान में शामिल हों और अभूतपूर्व वोटिंग हो, वोटिंग परसेंटेज के नए रिकॉर्ड बने। साथ ही निष्पक्ष चुनाव हो, किसी तरह की कोई शिकायत का मौका किसी भी पक्ष को ना मिले, इसका भी ख्याल रखा जाए। और इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग ने 2 बातों पर चर्चा की। पहली चर्चा थी ईवीएम को लेकर, जिसे हाल में ही हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 20 जगहों पर ईवीएम को लेकर शिकायत की थी और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हर शिकायत का वो लिखित जवाब, हर सीट पर जो कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है विधानसभा सीट पर ईवीएम को लेकर, उसका लिखित जवाब चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी को देगी और उसका ब्यौरा भी वो उसे सार्वजनिक करेगी, ताकि किसी भी तरह की कोई शंका लोगों को ईवीएम के मन में, ईवीएम के प्रति ना रहे। कांग्रेस ने इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम की बैटरी को लेकर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि कई जगहों पर बैटरीज जो है नॉर्मल जो जहां वोटिंग हुए हैं उससे ज़्यादा पाई गई है और उन्हें इस बात की शंका है कि यहाँ इससे छेड़छाड़ की गई है या ईवीएम के सेट बदले गए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह ईवीएम के अलॉटमेंट से लेकर बैटरी के अलॉटमेंट को, ईवीएम के हर बूथवार जो ईवीएम को अलॉट किया जाता है उसे किस तरह तैयार किया जाता है, चुनाव में प्रयोग होने से पहले कैसे सभी वोटिंग जो सभी चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंट्स को दिखाया जाता है, फिर किस तरह उन्हें 3 लेयर की सुरक्षा में रखा जाता है और फिर किस तरह काउंटिंग से पहले सभी के सामने उसे खोला जाता है और फिर वो प्रक्रिया पूरी होती है। तो चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की जो धांधली है उससे साफ इनकार किया है और साफ किया है कि हर पक्ष को दिखाकर उनकी सहमति से ही पूरी बात आगे बढ़ती है। दूसरी सबसे अहम बात एग्जिट पोल को लेकर और नतीजों वाले दिन टीवी चैनल्स जिस तरीके से ट्रेंड्स को दिखाते हैं उस पर चुनाव आयोग ने इशारों में कड़ा प्रहार किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जब तक, हकीकत तो ये है कि जब तक इलेक्शन सेंटर्स पे पहले दौर की काउंटिंग ठीक से शुरू नहीं होती तब तक टीवी चैनल्स पर ट्रेंड दिखाए जाने लगते हैं और ये ट्रेंड जो है शायद अपने एग्जिट पोल को सही साबित करने के लिए शुरुआत में दिखाए जाते हैं और जब चुनाव आयोग का धीरे धीरे आंकड़ा आने लगता है तो फिर वो धीरे धीरे कुछ समय बाद फिर चुनाव आयोग के नतीजों के मुताबिक वो उस पर आते हैं। लेकिन शुरुआती वक्त में टीवी चैनल्स एग्जिट पोल को दिखाने के बाद उस वक्त जो तेज़ी दिखाई जाती है वो तेज़ी को लेकर उन्होंने इशारों में आपत्ति जताई और कहा कि जब मौके पर काउंटिंग ही नहीं होती तो उससे पहले किस आधार पर ये नतीजे दिखाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी अपनी ओर से कर ली है और अब बारी है राजनीतिक दलों की कि वो किस तरह इस चुनाव को देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो अभी कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो कांग्रेस के लिए अभी करो या मरो की स्थिति है। हरियाणा में वो एग्जिट पोल के दावों के विपरीत चुनाव हार गए हैं। अब वो महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर बेहद सतर्क है। सीटों के बंटवारे से लेकर हर रणनीति को लेकर कांग्रेस सतर्क है। वहीं बीजेपी भी सतर्क है और उसे भी लगता है कि हरियाणा में भले ही वो किसी तरह जीत गई हो, बहुमत का आंकड़ा उसने छू लिया हो, महाराष्ट्र और झारखंड में स्थितियां अलग रहने वाली हैं। हरियाणा छोटा स्टेट था, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है। हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर होंगे। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, आर्थिक शक्ति है, भारत के विकास इंजन में बड़ी भूमिका है उसकी। तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों पर अब नजरें हैं और दोनों में कांग्रेस के लिए मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का और बीजेपी के लिए मौका है जो उसे विनिंग एज मिला है हरियाणा से उसे बरकरार रखने का और कांग्रेस को आगे बढ़ने के एक भी मौका नहीं देने का। इसलिए इस लिहाज से दोनों ही चुनाव बेहद अहम है। बस कुछ दिनों की बात है, आज तारीखों का ऐलान हो गया है। अब आपको सियासी जुगलबंदियां, सियासी बयानबाजियां देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में अभी एक हत्या हो चुकी है बाबा सिद्दीकी की, उसे लेकर उसे सियासत गर्म है। वहीं अभी दाढ़ी अघारी को लेकर भी सियासत गर्म है। सीएम शिंदे ने अपनी दाढ़ी को लेकर विपक्ष पर तंज किया है, तो विपक्ष ने सीएम को गद्दार कहकर तंज किया है। तो अब देखना होगा कि जनता किसकी बात पर यकीन करती है। फिलहाल जनता के लिए कमर कसने का, सही निर्णय लेने का वक्त आ गया है। 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण का, दूसरे चरण का 20 नवंबर को और महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे। 23 तारीख को नतीजे आएंगे और नतीजों पर सबकी निगाहें होंगी। धन्यवाद।